Billionaire Anil Agarwal's Vedanta Limited has announced plans to overhaul its sprawling conglomerate. वेदांता 52-वीक हाई के पास कारोबार कर रहा है। वेदांता के नतीजे। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसको भारत का मेटल किंग कहा जाता है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपनी 75% वेल्थ दान में देने का फैसला किया है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने एक अपनी छोटी सी कॉपर की फैक्ट्री को आज एक माइनिंग जाइंट में बदल कर रख दिया है, एक ऐसा बिजनेसमैन जो कभी पटना की गलियों में घूमा करता था आज लंदन के बोर्ड रूम्स में घूम रहा है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने ऐसी कंपनी बनाई जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदांता की। अब जब हम वेदांता की बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसके इतिहास से शुरू करते हैं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, इसके इतिहास से शुरुआत करते हैं। पटना बिहार, साल 1954। एक आदमी जिसका नाम था द्वारका प्रसाद, उसके घर पे एक बेटे का जन्म हुआ। द्वारका प्रसाद का एक छोटा सा एल्यूमिनियम कंडक्टर का बिजनेस था। ये जो छोटा सा बच्चा इनके घर में पैदा हुआ था, ये आगे जाके एक बहुत बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करने वाला था जिसके ऊपर पूरे भारत को गर्व होगा। ये बच्चा बहुत छोटी सी उम्र में इसने अपना इंटरेस्ट शो किया था बिजनेस के लिए। 15 साल की छोटी सी उम्र में इसने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। 1975 में ये लड़का जिसका नाम था अनिल अग्रवाल, ये मुंबई आए। एक टिफिन और एक कंबल, बड़े बड़े सपने आंखों में थे और साथ में बिजनेस का एक्सपीरियंस था जो इन्होंने अपने पिता के साथ लिया था। मुंबई आने के बाद इनको एक ऐसी कंपनी के बारे में पता लगा जो छोटे थी साइज में और एनामेल्ड कॉपर वायर्स के अंदर डील कर। ये कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पे यानी कंगाली के कगार पे खड़ी हुई थी और ये कंपनी और इस कंपनी के ओनर्स जो थे इस कंपनी को बेचकर इससे निकलना चाह रहे थे। इस कंपनी का नाम था शमशेर स्टर्लिंग। अग्रवाल ने नोटिस किया कि भारत के अंदर कॉपर की अच्छी खासी डिमांड है, कॉपर वायर्स की अच्छी खासी डिमांड है, कॉपर पाइप्स की अच्छी खासी डिमांड है। कोई ना कोई इंटरनल रीजन होगा कि ये इनकी ये कंपनी चल नहीं रही है। अग्रवाल ने डिसाइड किया कि वो इस कंपनी को एक्वायर करेंगे या खरीदेंगे। बट मुंबई में एक लड़का जिसके पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है और वो कंपनी खरीदने की बात कर रहा है। कहानी यहीं से शुरू होती है। अग्रवाल एक बैंक को अप्रोच करते हैं और बैंक से पैसा मांगते हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए। बैंक आउटराइटली इनको मना कर देता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो कोई गारंटी होती है, ना कोई गारंटर होता है और ना ही कोई बैकग्राउंड होता है, ना ही कोई एक्सपीरियंस होता है। पर समहाउ इनके अंदर वो रिलियंस थी लड़ने की। ये बैंक मैनेजर के पीछे लगे रहते हैं, अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं, बिजनेस प्लान को दोबारा लिखते हैं और ये अल्टीमेटली उस बैंक को मना लेते हैं लोन के लिए। बैंक के उस लोन के बूते पर ये शमशेर स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन को खरीद लेते हैं। जैसे ये शमशेर कॉर्पोरेशन को एक्वायर करते हैं, जैसे ही अनिल अग्रवाल इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ये रियलाइज करते हैं कि इस कंपनी के अंदर बहुत छोटी छोटी सी लेकिन लिंगरिंग अराउंड होती हुई प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। नंबर 2, मशीन्स आउटडेटेड है। नंबर 3, उधारी बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है इसका। बहुत सारे लोगों को लगा कि बहुत बेवकूफी वाला बड़ा फैसला है, ऊपर से बैंक का लोन लेकर इस लड़के ने एक झगड़े में चलते ही कंपनी खरीद ली है। बट अग्रवाल ने देख लिया था कि ये एक वो डायमंड है, ये एक वो हीरा है जिसको तराशा जाना बाकी है। मिस्टर अग्रवाल ने अपनी बाजुएं ऊपर करी और घुस गए काम के अंदर। सबसे पहले इन्होंने अपनी मशीन्स अपडेट करी, अपनी जो इनएफिशिएंसी थी उसको खत्म किया, इसको एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया और इन्होंने काफी सारे कॉस्ट सेविंग मेजर्स भी इंप्लीमेंट कर। मिस्टर अग्रवाल ने ज्वाइन करने के बाद फिगर आउट किया कि इनकी पूरी कंपनी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर राइड कर रही है, दैट इज एनिमल्ड कॉपर वायर्स। इसके बाद अग्रवाल ने नोटिस किया कि भारत जैसे देश में जो कि जिसकी इकोनॉमी अभी ओपन हुई है और हर किसी को कॉपर की रिक्वायरमेंट है, आप खाली एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। अग्रवाल ने फटाफट अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, कॉपर रॉड्स इंट्रोड्यूस करे और भी कॉपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। शमशेर स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ गई। ये वही कंपनी थी जो बुरी तरह से घाटे में चल रही थी। अब मिस्टर अग्रवाल तैयार थे एक लार्ज एरिना में, एक लार्ज स्टेज पे खेलने के लिए। साल 1979, सिर्फ 3 साल बाद जब इन्होंने शमशेर कॉर्पोरेशन को एक्वायर किया था, इन्होंने एक नई कंपनी फाउंड करी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के नाम से। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का मेन फोकस था टेलीकॉम केबल्स को बनाना। अब टेलीकॉम केबल में उस टाइम बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत पुराने प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी सप्लाई चेन को फिगर आउट कर रखा था, जिन्होंने अपने की कस्टमर्स सेट कर रखे थे, जिन्होंने प्राइसिंग सेट कर रखी थी, जिनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग स्केल था, सारा कुछ था जिनके पास। अब इमेजिन करिए एक नया एंट्रेंट जिसका नाम था स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे टिकेगा। ये बहुत ही टफ प्रॉब्लम थी। अग्रवाल ने दोबारा अपनी बाजुएं ऊपर करी और घुस गए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए।
अब मैं आपको 2 ऐसे एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि मिस्टर अग्रवाल ने ये प्रॉब्लम हैंडल कैसे करी। नंबर 1, मिस्टर अग्रवाल ने नोटिस किया कि जैसे ही वो अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में रखते हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उसी प्रोडक्ट का दाम एकदम से नीचे घटा देते हैं। अब मिस्टर अग्रवाल को ये लगा कि यार इस तरीके से तो मैं अपना सामान सेल ही नहीं कर पाऊंगा। अगेन जब वो बिजनेस में अंदर गए स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल एफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर मुझे सुपर एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी, तभी मैं इस मार्केट को कम्पीट कर पाऊंगा। तो उन्होंने इसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले कुछ मशीन्स इंपोर्ट करी जो भारत में उस टाइम मिलती भी नहीं थी और कोई भी कॉम्पिटिटर उन मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उन्होंने उन मशीन्स को इंपोर्ट किया, उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर जरा सी इनएफिशिएंसीज को भी खत्म कर दिया। ये 2-3 स्टेप्स करने के बाद अग्रवाल ने नोटिस किया कि उनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी एक नीश क्रिएट कर सकता है, एक बहुत डिफरेंट और अच्छे लेवल की क्वालिटी है जो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में लोगों को ऑफर करी जा सकती है। नंबर 2, तमिलनाडु के अंदर उन्होंने एक कॉपर की माइन खरीदी। उस टाइम कोई भी ऐसी कंपनी माइंस नहीं खरीदता था। क्यों? क्योंकि अग्रवाल ने नोटिस किया कि वो कितना भी एफिशिएंसी अपना ले आए कंपनी के अंदर, अपना कितनी मशीन इंपोर्ट कर ले, लेकिन जब तक कॉपर की कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते वो मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते। कॉपर की कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए उनको जो इनपुट जहां से कॉपर आ रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको सोर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही रीजन था कि उन्होंने तमिलनाडु के अंदर कॉपर की माइन खरीदी। इस माइन को खरीदने के बाद अग्रवाल ने ये इंश्योर कर दिया कि अब जो मेरा कॉपर का प्राइस होगा वो मेरे हाथ में, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। ये अगेन ये गेम चेंजर मूव था स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के लिए। इस मूव के बाद खाली वो अपने इंटरनल यूज के लिए कॉपर नहीं कर रहे थे, वो बल्कि दूसरी कंट्रीज को भी कॉपर सेल कर रहे थे। अब देखिए ऑल ऑफ सडन एक ऐसी कंपनी जो कि कॉपर वायर्स के अंदर घुसना चाह रही थी, अल्टीमेटली वो सप्लायर भी बन गई थी बाकी कंपनीज के लिए। अब आता साल 1992, एक बहुत बोल्ड मूव लेते हैं अग्रवाल और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का आईपीओ लॉन्च करते हैं। इस आईपीओ को लॉन्च करने के पीछे 2 रीजन थे। नंबर 1, उनको पैसा इकट्ठा करना था, पैसा इकट्ठा करके उनको अपने प्रोडक्ट लाइंस को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना था। एंड नंबर 2, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करना था। जिस कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब उसकी अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। 1982 में लॉन्च हुआ ये आईपीओ एक ह्यूज सक्सेस था मिस्टर अग्रवाल के लिए। अब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही थी और बिजनेस थ्राइव कर रहा था और अब अग्रवाल के पास कैपिटल भी थी। अब अग्रवाल अपना नेक्स्ट मूव लेने के लिए एकदम तैयार थे। ये वो दौर था जब भारत की सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर कदम बढ़ा चुकी थी और इसमें पहली कंपनी जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भारत ने आगे रखी उसका नाम था बाल्को, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। इस कंपनी के अंदर कुछ इनएफिशिएंसीज थी, कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, घाटे में चल रही थी कंपनी। अग्रवाल ने अगेन अपने शमशेर वाली फीलिंग उनके अंदर आई जो शमशेर इंडस्ट्रीज के टाइम पे उनके अंदर थी और उन्होंने इस पे दाव लगाया। इन्होंने बाल्को को परचेज किया। साल 2002 एक और कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अग्रवाल ने इसके ऊपर भी दाव लगाया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को एक्वायर करने में अग्रवाल को अच्छा खासा पॉलिटिकल अपोजिशन का अपोज भी झेलना पड़ा, बट अगेन वो बहुत रेजिलियंस थे, एट द सेम टाइम बहुत शांत थे। स्लोली 1 स्टेप एट अ टाइम वो आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने इस चैलेंज को पार किए। नाउ स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, बाल्को एंड HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये 3 कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में थी। मिस्टर अग्रवाल को ये लगता है कि उनके पास 3 कंपनियां हैं जो कॉपर वायर भी बनाती हैं, कॉपर भी बनाती हैं, एल्युमिनियम भी बनाती हैं, जिंक भी बनाती हैं, तो क्यों ना इसको कंसोलिडेट किया जाए। अब आता है कंसोलिडेशन का दौर और जन्म होता है वेदांता रिसोर्सेज का। साल 2003 अग्रवाल लग जाते हैं अपने एक और चैलेंज के अंदर। अग्रवाल अपनी फैमिली को लेकर लंदन चले जाते हैं और वहां पे एक बड़ा चैलेंज उठाते हैं कि वेदांता रिसोर्सेज को उनको लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कराना है। ये बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत उनको अपोज झेलना पड़ा लंदन के अंदर भी। क्यों? क्योंकि पहली भारतीय कंपनी थी जिसने वहां पे लिस्ट होने के लिए अप्लाई किया था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्टीमेटली उन्होंने सक्सेसफुल इसको अप्लाई किया। जो लंदन में आईपीओ उन्होंने रेज किया था वो बहुत सक्सेसफुल आईपीओ था। उस आईपीओ से इन्होंने मोर देन $800 मिलियन रेज करे। यहां से वेदांता की ग्लोबलाइजेशन की जर्नी शुरू होती है। साल 2004 कनकोला कॉपर माइंस जाम्बिया, ये लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर थे जाम्बिया के, जिसको एक्वायर किया वेदांता ने। साल 2007 सेसा गोवा, भारत की कुछ सबसे बड़ी आयरन ओर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। साल 2011 हम सब जानते हैं केन इंडिया, यहां से वेदांता ने कदम रखा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। साल 2018 इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, यहां से वेदांता की एंट्री होती है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये थी वेदांता की कहानी। ये उस इंसान की कहानी थी जो कभी पटना की सड़कों पे चल रहा था और आज लंदन के बोर्ड रूम में घूम रहा है।
ये उस एक्सेलेंस की कहानी है जहां पे लोग गिव अप कर जाते हैं और ऐसे बिजनेसमैन वहां से सोचना शुरू करते हैं। आई होप ये आपको कहानी पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय।